लाउड स्पीकर की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ जिन पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। कौन सी खबरें हैं वो देखिए आप, देखिए बड़ी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर है मालीवाल पर बवाल। मालीवाल पर बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ बयानबाजियां इस मामले में सामने आ रही हैं और क्या कुछ पलटवार हो रहे हैं, उस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे मालीवाल पर मचे बवाल की। और आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर है एजाज को नहीं है एहसास कि उन्होंने क्या बोल दिया है। एजाज मतलब एजाज ढेबर, जो कि रायपुर के मेयर हैं, महापौर हैं। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि निराशा हो रही है आम जनता में उनके इस बयान से। उनको एहसास नहीं है आम जनता की परेशानियों का, इसलिए हमने कहा है कि एजाज को नहीं है एहसास। इस पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। फॉर्मूले पर फेल हुए हैं मंत्री। जी हां, गृह मंत्री आपको नजर आ रहे होंगे और मोहन कैबिनेट के मंत्री आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। कौन सा फॉर्मूला, कौन से मंत्री फेल हो गए हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है प्रचार पर है एमपी के दिग्गज। प्रचार पर है एमपी के दिग्गज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब कहां प्रचार चल रहा है एमपी के दिग्गजों का, वो भी आपको बताएंगे हम विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए मालवी बवाल पर, जो बवाल मचा हुआ है, मालीवाल पर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में राजनीति गरमाने लगी है। कल संजय सिंह ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी थी और सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर आरोप लगाए थे। अब आज इस मामले में स्वाति के एक्स हस्बैंड नवीन जय हिंद की एंट्री हो गई। और तो और बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी की महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री आवास के पास विरोध कर दिया। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उस पर हम फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, स्वाति मालीवाल के पति तमतमाए, मारपीट मामले में नए नाम सामने आए। आखिर किसने की स्वाति से बदसलूकी? स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कई आरोप लगाए और सीएम की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। साथ ही मालीवाल को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं अब इस मामले पर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आपके पूर्व नेता नवीन जय हिंद भी सामने आए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और स्वाति को झांसी की रानी बताकर डटकर लड़ने की बात कही। मैं देश का गृह मंत्री से भी, दिल्ली पुलिस महिला आयोग जो नेशनल है, उनसे भी, उनकी भी चुप्पी मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। स्वाति के पूर्व पति नवीन जय हिंद ने संजय सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि इस घटना के बारे में संजय सिंह पहले से जानते थे। जब स्वाति के साथ बदतमीजी हुई, वो संजय सिंह वहां मौजूद थे। नवीन जय हिंद ने सीएम केजरीवाल के घर पर मौजूद सभी लोगों पर एफआईआर होने की बात कही है। ये मैं कह रहा हूँ, संजय सिंह की आत्मा अगर है थोड़ी बहुत भाई, तो उस आत्मा को जिंदा रख। थोड़ी बहुत शर्म बची है, उसने मत बेच है। एक महिला, तू तो छोटी बहन का यार था, स्वाति तो मेरी छोटी बहन है। अरे तेरी बहन के साथ मारपीट होगी, तेरी बहन के साथ तो मारपीट होगी और तूने कार्रवाई करेगा। हाई कोर्ट लाग रहा है, तू सुप्रीम कोर्ट लाग रहा है, थाना है, एसपी है, डीसीपी है, क्या ही कार्रवाई ये है कि एफआईआर बोल, एफआईआर होनी चाहिए। उस घर में जो उस टाइम पे आदमी थे उन पर एफआईआर होनी चाहिए जब ये घटना हुई है जहाँ पे। इस मामले पर बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल पर हमलावर हैं और अब तक कोई कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है।
कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल में नहीं है। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया था और स्वाति के साथ बदसलूकी की बात कबूली और आरोप केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर लगाए थे। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। विभव कुमार 2015 से केजरीवाल के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि हाल ही अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर एक नए विवाद में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरह की सियासत हो रही है इस मसले को लेकर, उसे जानने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, स्वाति मालीवाल को बीजेपी का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और शायद केजरीवाल चुनाव में इतने बिजी हैं कि कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा है इस मसले को लेकर। अमृत जी सुमित, अगर इस पूरे घटनाक्रम पे अगर गौर से देखें तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि इस पे कम से कम बात हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को उछाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे बातचीत हो। दरअसल 25 को जो है चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं दिल्ली में, और उसके ठीक पहले आम आदमी पार्टी के भीतर से इस तरह का बवाल और बखेड़ा खड़ा होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उस समय परेशान रहती। 24 घंटे तक किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आता है। बाद में संजय सिंह पे बोलते हैं और बड़े ही सधे अंदाज में कहते हैं कि इस मामले में विभव जो है दोषी हैं और उनके ऊपर इस तरह के जो आरोप लगाए गए वो सही हैं। लेकिन जब 50 घंटे बीत जाते हैं और सबको ये उम्मीद होती है कि क्या स्वाति मालीवाल जो कि मेन इस मामले में अगर कहा जाए तो पीड़िता हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जो हमें जानकारी, ये तो सियासत की बात हो गई, ये तो सियासत की बात हो गई, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या एफआईआर हुई है इस मामले को लेकर? पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस किस तरह सोच रही है, किस तरह काम कर रही है इसमें? ये सुमित, पुलिस के पास जो एक कॉल आई है पीसीआर कॉल, वही एक सबसे बड़ा आधार है और पुलिस ने उसको अभी तक डंप नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि जैसे इस मामले में वो इंतजार कर रहे हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि वो एक पीड़िता इस पूरे मामले में, जैसा कि बताया जा रहा है, वो इस पूरे मामले में जब वो स्टैंड लेगी तभी कुछ आगे बात बनेगी। अगर पीड़िता चाहे तो फोन पे भी अपना एफआईआर रजिस्टर करा सकती है सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के तहत। तो इस बात का इंतजार है कि स्वाति मालीवाल क्या स्टेप लेने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव का माहौल है तो कोई भी अगर कहा जाए पत्थर जो है वो ऐसा नहीं रखना चाहते कि वो अनटर्न्ड हो, जो कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इस मसले पर कुछ भी कहने से, बोलने से बच रही है, वहीं बीजेपी इसे काफी उछाल रही है। अमृत, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अब लोकसभा चुनाव का चौथा चरण, और चौथे चरण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म, लेकिन अभी 3 चरणों के चुनाव देश भर में बाकी हैं। सभी दिग्गज नेताओं के साथ साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब तक मोहन यादव उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे थे और मोहन यादव यूपी समेत देश के कई राज्यों में पार्टी के लिए जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। अभी भी अब आज सीएम उत्तर प्रदेश जाएंगे, यहां वे रोड शो कर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आज भी दिल्ली में ही रुक सकते हैं वो। सीएम मोहन यादव के साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में ही हैं। तो तमाम दिग्गज नेता, हम आपको बताया कि किस तरीके से चुनावी कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार यूपी के दौरे पर रहेंगे और भी कई दौरे वो कर सकते हैं, दिल्ली में ही रुक सकते हैं। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं
कई रोड शो किए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई के नामांकन में वो पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी निभाने के बाद अब उन्होंने दूसरे स्टेट्स का रुख कर दिया है। तो ये तो बात हो गई बीजेपी की। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की बात भी कर देते हैं। बीजेपी के बाद एमपी कांग्रेस के नेता भी दूसरे राज्यों में प्रचार करेंगे। जी हां, दिग्विजय सिंह आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर। दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं दूसरे स्टेट में। यूपी दौरे पर थे दिग्विजय सिंह ने यूपी में जनसभा की। झांसी में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसभा वो कर चुके हैं और करीब 4:30 बजे आज ललितपुर में सभा करेंगे। शाम को 7 बजे दूसरी सभा उनकी दूसरी जगह पर होनी है। और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने दूसरे स्टेट में भी अपनी ताकत झोंक दी है। एमपी के दिग्गज नेताओं को उतार दिया है। तो इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन बाकी स्टेट में चुनाव अभी भी बचे हुए हैं और यही वजह है कि एमपी के दिग्गज नेताओं के दौरे लगातार दूसरे स्टेट्स में हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की। बिल्कुल सही सुमित, आपने बात कही कि 13 मई को मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और मध्य प्रदेश में लगातार नेताओं के दौरे हो रहे थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हरियाणा, दिल्ली और आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गए। खास बात यह है कि जाति समीकरण को ध्यान में रखा बेहद ज़रूरी बीजेपी ने समझा है और ख़ासतौर पर दिल्ली हो, हरियाणा के रेवड़ी वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ओबीसी वोटर्स काफ़ी ज़्यादा है और ठीक इसी लिहाज से मोहन यादव की यहाँ पे जिम्मेदारी तय की है और वो बतौर स्टार प्रचारक वहाँ जाके कैंपेन कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष पे वोट की अपील कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से दिग्विजय सिंह खुद का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ के क्षेत्र में दौरे किए। इसके बाद अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव सभी सीटों पे हो गए हैं तो दिग्विजय सिंह की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है। ललितपुर, झांसी के अलावा और जो आसपास की जो सीटें हैं जहाँ पे राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर दिग्विजय सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं। और एक सबसे दिलचस्प बात है, सीधी से कमलेश्वर पटेल ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन से राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ और इसके बाद कमलेश्वर पटेल को वहां ड्यूटी पे भेज दिया गया। इसके साथ साथ बालाघाट से हिना तो कुल मिलाकर रणनीति के तहत सभी समीकरणों को साधते हुए नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट में। बहुत धन्यवाद विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। मतदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक फॉर्मूला सेट किया था, फॉर्मूला तय कर दिया था। उस फॉर्मूले पर कई नेता खरे नहीं उतरे। माना यह जा रहा है कि फॉर्मूले में पिछड़े नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। कई ऐसे नेता हैं जिन पर गाज गिर सकती है इस फॉर्मूले के तहत। फॉर्मूला आखिर है क्या? कौन कौन से नेता हैं जिनकी टेंशन बढ़ गई है इस फॉर्मूले से? इस रिपोर्ट को देखिए आप। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे हैं। खबरें हैं कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद मोहन मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मतदान प्रतिशत के फाइनल आंकड़े सामने आने के बाद मंत्रिमंडल के कई ऐसे मंत्री हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के मतदान प्रतिशत फॉर्मूले में पिछड़ते हुए नजर आए हैं। माना जा रहा है कि जिन सीटों या संसदीय क्षेत्रों में मंत्री वोट परसेंटेज बढ़ाने में पीछे रहे हैं, उन्हें लेकर पार्टी कड़े फैसले भी ले सकती है। दरअसल पहले चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री और विधायकों को अपनी अपनी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हिदायत दी थी। कहा था कि यदि किसी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कम वोटिंग होती है तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। उन विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिलेगा जिनके क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग हुई। आइए एक नजर उन नेताओं पर जिनके क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। विजय शाह के क्षेत्र में 12.76% कम मतदान हुआ। करण सिंह वर्मा के क्षेत्र में 7.45% कम मतदान हुआ। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में 9.77% कम वोटिंग हुई। ऐंदल सिंह कंसाना के क्षेत्र में 19.40% मतदान कम हुआ। राकेश शुक्ला के क्षेत्र में 10.99% मतदान कम हुआ है। गौतम टेटवाल के क्षेत्र में 5.61% कम वोटिंग हुई। नारायण सिंह पवार के क्षेत्र में 9.49% मतदान कम हुआ। विश्वास सारंग के क्षेत्र में 6.15% वोटिंग कम हुई। कृष्णा गौर के क्षेत्र में 9.69% कम मतदान हुआ है। प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र में 6.75% वोटिंग कम हुई है। नारायण सिंह कुशवाहा के क्षेत्र में 2.74% कम मतदान हुआ है।
अमित शाह के निर्देश के बाद बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। ये भी तय किया गया था कि मतदान के दिन मतगणना जागरण अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के वोटिंग टेस्ट में कई मंत्री डेंजर जोन में हैं, कई सेफ हैं, कई बाउंड्री पर हैं। डेंजर जोन वाले नेताओं पर गाज गिरेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात हो जाए छत्तीसगढ़ की। अपने क्षेत्र के महापौर से लोग क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन रायपुर ने कुछ ऐसा कहा है, रायपुर में महापौर ने कुछ ऐसा कहा है, रायपुर के महापौर ने ही कुछ ऐसा कहा है, जिससे बीजेपी अब महापौर को निशाने पर ले रही है। एजाज डेबर कुछ ऐसा कह गए हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं है क्या कुछ कह गए हैं। देखिए पूरा मामला। बूंद बूंद को तरसती राजधानी की जनता अपने नगर निगम के नेता से यही उम्मीद करती है कि उनकी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन क्या हो जब आपका नेता ही समस्याओं से अपना पल्ला झाड़ ले। रायपुर में 70 वार्ड हैं, जहां 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और यहीं लाखों लोग इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय महापौर एजाज डेबर ने एक बेतुका बयान दे दिया। क्या कहा है, सुन लीजिए। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये नगर निगम महापौर एजाज डेबर हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। महापौर के इस बयान पर बीजेपी मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पलटवार किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि देखो महापौर जी, समस्या बनी रहेगी तो फिर आपका काम क्या है? फिर मोदी राज में देश चमक रहा है, लेकिन रायपुर में आप लाइट सफाई की समस्या पर हाथ खड़े कर रहे हैं। ये बयान रायपुर की जनता से धोखे का प्रमाण है। पीएम साहब के आशीर्वाद से बीजेपी का महापौर इस समस्या से जनता को निजात जरूर दिलाएगा। महापौर के इस बयान ने बीजेपी को मुद्दा दे दिया और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर के बयान को निंदनीय बताते हुए महापौर से इस्तीफे की मांग कर दी। 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने तो महापौर को 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम तक दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। राजधानी में लगातार बढ़ती समस्याओं को बयान देकर महापौर एजाज डेबर बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बयान का बचाव महापौर कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब बात करेंगे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की। रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने रायबरेली में कांग्रेस नेताओं के दौरे को लेकर कहा कि ये सभी मौसमी नेता हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर कहा है कि पीएम पद का कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने महापौर एजाज डेबर के पीएम के बयान पर भी पलटवार किया है। हमारे यहाँ देखिए, दीगर पार्टियों की तरह जुतम पैजार नहीं होता। जो संगठन का लाइन तय होता है, संगठन और सरकार मिलकर के जो तय करेंगे वो सभी काम जो है हमारे यहाँ होते हैं। आगे चल कर के बहुत सारे नियुक्तियाँ होने हैं, निगम मंडल का भी होना है, फिर जो भी प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय लेना होगा वो भी चुनाव आचार संहिता के बाद लिए जाएंगे। मौसमी नेता हैं सब,
मौसम के अनुसार जो है ये लोग टरटराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का तो रूटीन में 12 महीना काम चलते रहता है। इन सब का मति मारी गई है कि लोग उनको भविष्य का, प्रधानमंत्री का भविष्य दिख रहा है। हमें तो तरस आती है कि देश में क्या होगा। ये लोग इस तरह का प्रधानमंत्री का मजाक बना के रखे हैं इस पद को। ये प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, जो पद है, उसको संभालने लायक उनके नेताओं में किसी में है? कुछ दिखाई दे रहा है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। कम मतदान प्रतिशत ने नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं नेता, लेकिन महिलाओं के कम मतदान से कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह क्या रही कि महिलाओं का मतदान कम हुआ और इसके सियासी मायने क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मतदान प्रतिशत सभी के नेताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही। चुनाव आयोग की तरफ से सभी सीटों पर वोटिंग के अंतिम आंकड़े मंगलवार रात जारी हुए। वोटिंग के आंकड़े देखकर कुछ सीटों पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत ने बढ़ाई है। सियासी दल भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह रही जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। सीधी में महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में 13.17% कम पड़े। खजुराहो में 12.09%, रीवा में 2.6% और सतना में 10.26%। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस बार 4.25% वोटिंग घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% वोटिंग हुई थी। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। 2019 में इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं रही। 2019 में एमपी में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कमलनाथ का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी थी। इस बार छिंदवाड़ा, विदिशा, गुना, राजगढ़ ये ऐसी सीटें थी जिन पर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मतदान प्रतिशत भी यहाँ बेहतर रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने सभी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी अभी भी अपनी 29 की 29 सीटें जीतने वाले दावे पर अड़ग है। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा वो भी पूरा होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की गारंटी को जान गई है कि वो झूठी है। बीजेपी का जो मोटिवेशन था, आपकी बात 29 की 29, आपकी बात 400 पार। मैं समझता हूँ कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हूँ कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। और शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट के डले हैं। कई बूथ निकले जब 375 वोट के डले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर ना पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है वहां कम मतदान प्रतिशत बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।